कोरोना देश का अदृश्य दुश्मन है, पर यकीन है न भारत इससे हारेगा, न कोई भारतवासी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी के खास कार्यक्रम देश देशांतर में। और आज देश देशांतर में बात कोरोना से जंग जीतेगा भारत। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। कोरोना के खिलाफ कितनी बड़ी है ये जंग? क्या हम अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ महामारी से लड़ रहे हैं? महामारी के बीच देश के सामने चुनौतियां क्या हैं और इन तमाम चुनौतियों को हमने अवसरों में कैसे बदला है? कैसे एग्रीकल्चर जैसे कुछ सेक्टर्स ने लॉकडाउन 1 और 2 में देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है? महामारी के खिलाफ सरकार ने क्या बड़े और कड़े कदम उठाए? हमें और आपको यानी देश की जनता को कैसे एकजुट होकर इस महामारी को हराना है, जिसका विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को आज दिया। कोरोना के खिलाफ इस जंग से जुड़े तमाम पहलुओं पर खास चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे अपने दो बेहद खास मेहमानों के साथ। आइए सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ प्रोफेसर अशोक ऋषण दास हैं। आप प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही आप भूतपूर्व अध्यक्ष हैं CACP मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही मेरे साथ जो दूसरे मेहमान जुड़े हैं वो हैं प्रदीप सिंह। आप देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रदीप जी मैं आपसे करना चाहूंगी। और आज किसान सम्मान निधि की जो 8वीं किस्त जारी की गई है, प्रधानमंत्री ने इसे जारी करने के मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए जो बातें कही है, उन्होंने कहा कि 100 साल बाद इतनी भीषण महामारी जो है वो कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है, लेकिन इस परीक्षा में भारत ने जिस तरीके से अपने को साबित किया है, भारत जिस तरीके से लड़ रहा है, उन्होंने ये विश्वास दिलाया पूरे देश की जनता को कि न देश का कोई नागरिक हारेगा, न देशवासी हारेगा। कितना बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने आज इस संबोधन के माध्यम से मनोबल को ऊंचा करने की बात हो, महामारी की विपरीत परिस्थितियों में देश की जनता को सहारा देने की बात हो, प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति की ओर से जब इस तरह की उम्मीद की बात आती है, इस तरह से हौसला बढ़ाने वाली बात आती है, इस तरह से बात आती है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, तो लोगों में उत्साह का संचार होता है, उम्मीद का संचार होता है। उम्मीद बनती है कि आने वाला समय, आज भले ही समय खराब है, आने वाला समय अच्छा होगा। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत ही इस बात से की कि बड़े चुनौतीपूर्ण समय में हमारी मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। कोरोना को लेकर उन्होंने जो सरकार के कदम हैं, आप देखिए कि उन्होंने कोई राजनीति की बात नहीं की। उन्होंने ये शिकायत नहीं की कि फला राज्य ने ये नहीं किया या फला राज्य ऐसे कर रहा है। उन्होंने इसकी भी बात नहीं की कि फरवरी से ही केंद्र सरकार राज्यों में 75 टीमें भेज चुकी है कि आप दूसरी लहर की तैयारी अभी से शुरू कीजिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कीजिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए कीजिए। उन्होंने ये दावा नहीं किया कि केंद्र और राज्य के बीच में कोई मतभेद है या कोऑर्डिनेशन में कोई कमी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सभी राज्य सरकारें अपने स्तर से, अपनी क्षमता से ज़्यादा बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, हमको इस महामारी के साथ साथ ये जो दूसरी लहर है, इसके संकट को समझने के लिए एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पहली लहर जो थी उसमें संक्रमण जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसने समय लिया। 90,000 पहुंचने पर हमको जितने दिन लगे पहली लहर में, हमको 3 लाख पहुंचने में उससे भी कम समय लगा। तो ये दूसरी लहर सुनामी की तरह आई। जब सुनामी की तरह आई तो उसकी मार भी ज्यादा होनी ही थी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रैंप अप करने में, जैसे ऑक्सीजन की, पिछली लहर में इतनी कमी नहीं थी, इतनी जरूरत भी नहीं पड़ रही थी, लेकिन इस बार इतने ही कम समय में देश ने जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है उसका प्रोडक्शन लगभग 2.5-3 गुना बढ़ा दिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया, अलग अलग तरीके से कैसे उसको ऑक्सीजन की ट्रेन चलाई गई, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई, जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उसका मकसद ये था कि कम से कम समय में लोगों तक, जहां जिन राज्यों में, जिन शहरों में ऑक्सीजन की कमी है, वहां ऑक्सीजन पहुंच सके।
केंद्र सरकार पहले से ये कोशिश करती रही है, बल्कि दिसंबर में ही उसने 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया राज्यों को। कम लगे, 33 ही लगे, अब लगना शुरू हुए हैं, उसकी रफ्तार बढ़ रही है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जब संकट हो तो सबको साथ होना चाहिए। अगर मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे, अलग अलग होंगे तो मुश्किल होगी। तो प्रधानमंत्री का आज ये संदेश था कि आइए मिलकर लड़ें। जैसे उन्होंने किसानों की बात करते हुए, एक अंडमान निकोबार के किसान की बात करते हुए उन्होंने कहा, वो बार बार जिक्र कर रहे थे संयुक्त परिवार का। इस समय भी, संकट के समय भी, देश को एक संयुक्त परिवार की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये तकलीफ है, जो तकलीफ में है उनकी अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो मदद करें, उनके लिए कुछ और कर सकते हैं तो करें, लेकिन कम से कम हम उस पैनिक को बढ़ाएं नहीं, उस समस्या को बढ़ाने में योगदान न करें। तो प्रधानमंत्री की आज जो अपील है, मुझे लगता है इस संकट के समय में, जिस तरह से उन्होंने कहा भी कि मुझे मालूम है कि किस दर्द से लोग गुजर रहे हैं, हमने उन्होंने कहा मैं ऐसे महसूस कर सकता हूँ। निश्चित रूप से देश के मुखिया की ओर से देश की जनता को ये विश्वास दिलाना कि महामारी की इस विपरीत, विकट और कठिन परिस्थितियों में ना आप हारे हैं, ना आप हारेंगे, और हर एक देशवासी जो है वो जीत के निकलेगा, और हम इस दिशा में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। ये मनोबल बहुत बड़ा है, और जब खुद प्रधानमंत्री इसे दिलाते हैं तो ये मनोबल और ज्यादा बढ़ जाता है। प्रोफेसर अशोक, मैं आपको चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। और प्रधानमंत्री ने जो लगातार हमने देखा कि महामारी का जब संकट पिछले साल मार्च में देश में दस्तक देता है, उसके बाद जैसे सरकार कमर कसती है और एक के बाद एक जो कड़े सख्त कदम, लेकिन जरूरी कदम उठाए जाते हैं इस महामारी से लड़ने के लिए, जनता को बचाने के लिए, उसे लेकर प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा था कि ये कदम कड़े जरूर हैं, कठोर जरूर हैं, लेकिन ये मरहम की तरह हैं जो महामारी के इस घाव को धीरे धीरे करके भरेंगे। तमाम कदमों का भी उन्होंने साथ में जिक्र किया है। मैं चाहूंगी आज के प्रधानमंत्री के इस संबोधन पर आप भी प्रकाश डालें। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा, जो प्रधानमंत्री का जो आज संदेश था बहुत ही उत्साहवर्धक था, और जो प्रधानमंत्री के पद में, जैसे हमारे साथी ने कहा, प्रदीप जी ने, कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद पूछते हैं कि आपका क्या हाल है, तो वो खुद मरहम लगा रहे हैं, फिर दर्द कैसा। तो जब हम साझा सभी को एक परिवार मानते हैं, पूरा देश 135 करोड़, अगर एक देश में सभी किसान और जो सबसे निचले तबले के लोग हैं उनको भी अपने साथ लेके चलेंगे, तो फिर ये लड़ाई को हम किसी तरह से हरा देंगे, हम जीतेंगे। ये पक्की बात है। जो पहली लहर थी उसमें तो हमें कोई अनुभव नहीं था, कोई तजुर्बा नहीं था, फिर भी जैसे तैसे हमने बहुत ही एक समझदारी के साथ उसको फेस किया और उसको हमने पीछे छोड़ दिया। अब कुछ गलतियां रही होंगी, जब दूसरी लहर आई है वो उससे पहले से थोड़ी तेजी से आई है, और लोगों की जो उससे ग्रस्त हो रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है, और उनसे जो मृत्यु दर है वो भी अधिक हो रही है। लेकिन अब ये इस समय वो थोड़ा कम हो रहा है, तो ये हम सभी देशवासियों के लिए एक अच्छी बात है। चुनौतीपूर्ण समय जरूर है। देखिए, टफ टाइम नेवर लास्ट बट द टफ पीपल लास्ट। तो ये जो थोड़े से स्ट्रांग लोग होते हैं, हमारा जो कठिन टाइम होता है वो कभी पूरी जिंदगी भर नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे हमारे देश का चाहे विश्व का, कभी भी अगर आपने समझदारी के साथ, अपनी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया, फिर कोई लड़ाई ऐसी नहीं है जो जीती नहीं जा सकती, कोई जंग ऐसी नहीं है। तो ये भी एक तरह की जंग है। कोई विषम परिस्थितियां हैं हमारे देश। अब इसमें जो किसानों का योगदान है, जो किसानों का एक तरह से उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। आप देखिए, चाहे किसानों को उन्होंने 8वीं किश्त दी, प्रधानमंत्री संपदा योजना, किसान सम्मान योजना, और चाहे एमएसपी का भी उन्होंने जिक्र किया, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गेहूं की खरीद होती है, वो 58,000 करोड़ रुपए। और ये पहली बार हुआ है कि वो सीधे किसानों के खाते में गए हैं वो पैसे। पहले क्या था, जो आड़तिया होते थे उनके थ्रू जाता था, वो उनकी कटौती लेते थे, या 10-10, 15-15 दिन। मैंने तो खुद कई गांव, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदारी हुई और मैं नहीं गया हूं। पूरे देश में मैंने भ्रमण किया है, खास करके अनाज की मंडियों का,
जब मैं, तो ये है कि कहीं भी ये समस्या दुरुस्त नहीं थी, लेकिन अब ये इन्होंने जो किया है कि डायरेक्ट किसानों के खाते में जाना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। ये देखने में या सुनने में बहुत छोटा स्टेप लगता है, लेकिन किसानों के दिल से पूछिए, उनको बड़ी राहत मिली है और ये बहुत ही विशेष कदम है जिसका उन्होंने जिक्र किया। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, और पिछले साल की तुलना में ये आंकड़े अगर हम उसकी तुलना करेंगे तो ये 10 से 12% अधिक है। इससे क्या है कि नहीं, ये इसका क्या अर्थ निकलता वो भी हमें जानने की जरूरत है कि अगर प्रोफेसर अशोक, किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर ने इकोनॉमी को संभालने में अपना योगदान दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस पर मैं आपसे आगे चर्चा करूंगी। इस संदर्भ में मैं इस समय प्रदीप सर को लाना चाहूंगी चर्चा में, और एक बेहद ही महत्वपूर्ण जिक्र जिसका कि प्रधानमंत्री अक्सर जिक्र भी करते हैं कि हमें चुनौतियों को अवसरों में बदलना है। किस तरीके से पेंडेमिक के इस काल में भारत ने चुनौतियों को अवसरों में बदला। हमने न सिर्फ अपने खुद की स्वदेशी वैक्सीन बनाई, बल्कि वैक्सीन मैत्री पहल के तहत हमने दूसरे देशों को, कम से कम 70-72 देशों को वैक्सीन मुहैया भी कराई। साथ ही तमाम वो उपकरण जो चिकित्सा से संबंधित है हमने दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किया। किस तरीके से हमने जो पहला पेंडेमिक का जो पहली लहर थी उसमें हम कितनी सफलतापूर्वक निकले। हाँ, दूसरी लहर में थोड़ा लड़खड़ाए जरूर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इसका भी मजबूती से जो है सामना करना होगा। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सरकार के जो महत्वपूर्ण कदम रहे, किस तरीके से हमने चुनौतियों को अवसरों में बदला है। देखिए, सरकार के कदम पर आप अगर नजर डालें तो इतना साइंटिफिक तरीके से बहुत कम ही देश आपको दुनिया में मिलेंगे जो इस पेंडेमिक का मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की होड़ थी, विकसित देशों में भी और दूसरे देशों में भी जो भी सक्षम है इसमें। चीन भी उसमें शामिल था और चीन को लग रहा था कि उसकी वैक्सीन पहले आ जाएगी और वो वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए पूरी दुनिया का जो एक तरह से तारनहार बनेगा। हुआ ये कि उसकी वैक्सीन आई और वो फौज निकली। वो 2 डोज के बाद अब बात हो रही है कि तीसरी डोज दे तो शायद असर हो। 60% उसकी एफिकेसी है। उसके बनिस्बत हमारी जो देसी वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको देखिए, उसकी एफिकेसी जो है वो दुनिया में सबसे अच्छी है और 617 जो वेरिएंट्स हैं उन पर प्रभावी है और कोई वैक्सीन इतनी प्रभावी नहीं है। एक बात। दूसरी जो आपने बात कही कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आपदा के समय, ये जो चुनौती का समय है, इसको अवसर में बदलना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात पर चिंता जाहिर की जो सचमुच बहुत चिंताजनक है समाज के तौर पर। उन्होंने कहा कि इस आपदा में जो लोग अवसर तलाश रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं दवाओं की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की और दूसरी जरूरी चीजों की, उनके प्रति उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को चाहिए कि इनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। दरअसल ये जो है ये समाज और मानवता के दुश्मन हैं ये लोग, कि संकट के समय में जब आदमी जिंदगी मौत से जूझ रहा हो, ऐसे में आप पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। जो 10 रुपए की चीज है उसको 100 रुपए में बेच रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, तो ये देश के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की आज की बात से राज्य सरकारों को भी ये संदेश जाएगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो। दूसरा जो इस आपदा को जो है चुनौती को अवसर में बदलने की बात है, आप देखिए भारत में वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम शुरू हुआ है वो दुनिया में मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा साइंटिफिक तरीके से शुरू हुआ है। कैसे? सबसे पहले तय किया हमने कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ है, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनको सुरक्षित कर दें। अगर इनको सुरक्षित कर देंगे तो बाकी लोगों के इलाज में इनको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। इनके मन में ये भरोसा हो जाएगा कि हमारा जीवन सुरक्षित है, अब हम दूसरों को सुरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद 60 साल से ऊपर के लोग जो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जिनके ज्यादा नुकसान होने की संक्रमण से आशंका होती है। उसके अलावा फिर शुरू किया 45 से ऊपर के जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, जिनके लिए ये संक्रमण जो है ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तो ये कोशिश जो है दुनिया में और किसी देश में इस तरह से नहीं हुई।
हमको मालूम था कि वैक्सीन का प्रोडक्शन अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि एक साथ सबके लिए शुरू कर दें, इसलिए एक साथ सबके लिए नहीं शुरू किया। इसीलिए अब जो शुरू किया है, अभी थोड़ा सा एक समय है जब वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ने और जितनी मांग है उसको उसके मिलान में, उसको पूरा होने में, और उसके लिए दूसरे उपाय भी किए जा रहे हैं। स्पुतनिक आज आ गई जो रशियन वैक्सीन है, उसके अलावा जो है 2 और वैक्सीन से निर्माताओं से बातचीत हो रही है। अपने देश में जो वैक्सीन दोनों हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही है और बढ़ भी रहा है। तो ऐसे में सरकार की कोशिश ये है, आज प्रधानमंत्री ने कहा भी कि वैक्सीन जरूर लगवाइए, इससे आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी एहतियात जरूरी है, मास्क जरूर लगाइए और उसके साथ साथ जो है 2 गज की दूरी भी बरतिए। तो प्रधानमंत्री एजुकेट भी कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि उनकी सरकार कर क्या रही है, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने या उनके जीवन को बचाने के लिए जो इस समय संकट में है उसके लिए सरकार क्या कर रही है। उसमें अगर लोगों का सहयोग होगा तो ये इसके नतीजे ज्यादा जल्दी ज्यादा अच्छे आएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान देश में चल रहा है और देश भर में अभी तक जो है वो करीब 18 करोड़ जो है वो वैक्सीन की खुराक लोगों को दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने भी लोगों से अपील की है कि आप टीका जो है वो जरूर लगवाएं कोरोना के खिलाफ। ये एक बड़ा हथियार है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका भी आपको सख्ती से पालन करना है। महामारी की जो लहरें आ रही हैं इनसे मुकाबला करने के लिए बेहद जरूरी है। और वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, यहाँ शॉर्टेज की भी कुछ बातें उठी हैं, लेकिन सरकार ने ये आश्वस्त किया है कि इस साल के अंत तक सभी को वैक्सीन जो है वो लग जाएगी। लगातार प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जा रहा है। मैं रुक करना चाहूंगी प्रोफेसर अशोक का। हम जब बात कर रहे हैं महामारी के, पैंडेमिक के इस दौर की, हमने देखा कि अर्थव्यवस्था जो है वो हमारी थोड़ी सी कहीं ना कहीं लड़खड़ाई, लेकिन उसके बाद फिर उसने गति पकड़ी। हम कैसे भूल सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। प्रधानमंत्री ने आज किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी करने के मौके पर कहा कि कैसे किसान इस पूरी महामारी के दौरान रुके नहीं, उन्होंने लगातार अपना पसीना बहाया और उसका नतीजा हमें दिखा। रिकॉर्ड उत्पादन के रूप में हमने उत्पादन किया और एक्सपोर्ट भी किया, और सरकार ने भी एक कदम बढ़ाते हुए रिकॉर्ड एमएसपी पर उस अनाज को खरीदा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के रोल को आप कैसे देख रहे हैं इस पेंडेमिक के समय में, इकोनॉमी को जैसे संभाला है उसने? देखिए, जो एग्रीकल्चर है वो एक इकलौता सेक्टर है जहां पे हमारी पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, और बाकी सेक्टर अगर देख लेंगे हमारे इकोनॉमी के, उस सब में नेगेटिव हुई जब ये आपका 2020 में कोविड आया। उसके बाद जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने नेशनल अकाउंट्स के जो आंकड़े रिलीज किए थे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक इकलौता सेक्टर था जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई 3.4, बाकी सबकी नेगेटिव थी, टोटल बहुत नेगेटिव थी 24.9। अब इससे क्या संकेत मिलता है? इसका मतलब चाहे उस समय जो लॉकडाउन हुआ, इसका ये अर्थ है कि उन्होंने तब भी काम किया, बाकी सब लोग ऐसी परिस्थितियां भी थी कि विषम परिस्थितियां थी कि कोई किसी को घर पे बैठना है, कहीं किसी के जॉब लॉस हो गए, लेकिन जो किसान का पसीना नहीं रोका बहना, और वो उसकी वजह से, और न सिर्फ हमने अपने देश के 135 करोड़ के पेट भरे, बल्कि विदेशों में हमने उसका एक्सपोर्ट भी किया हमारे खाद्यान्न का। तो उसके सिर्फ उससे हमें पैसा मिला, ये तो दुरुस्त है, लेकिन सबसे बड़ा संकेत है कि भारत एक समृद्ध देश है, ये संकेत गया। तो उसमें हमारी साख बढ़ी पूरे विश्व में कि भारत एक ऐसा देश है जिसपे दूसरे देश हम पे डिपेंड हो सकते हैं। दैट इज पॉइंट 1। और सेकंड ये है कि देखिए, ये जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी सिर्फ फूड सिक्योरिटी तक समाप्त नहीं होती, उसके आगे अर्थ निकलते हैं। अगर आप जो हमारे दर्शक 1965 और 70-75 के दशक में देखते, तब हम यूएसए की तरफ मुंह ताकते रहते थे, वहां से शिपमेंट आता था, तभी हमारे जो देशवासियों का पेट भरता था। तब उस समय ये लोग कहते थे और दुरुस्त कहते थे कि शिप टू माउथ हमारी स्थिति थी। तो उसमें क्या है, हमारे विदेश, हमारे जो दूसरे जहां से हमारा आता था, जिन पे हम निर्भर रहते थे, वो देश हमें एक तरह से ब्लैकमेल करते थे
कि भाई आप विदेश में आप आपकी नीति ये होगी। जैसे एक उदाहरण पे दे दें, यूएसए ने कहा कि आपको मैं वीट तब सप्लाई करूंगा जब आप वियतनाम में हमारा सपोर्ट करेंगे। अरे ये क्या बात हुई भाई? वियतनाम का जो इश्यू था, वियतनाम और यूएस का जो युद्ध था, वो एक एकदम अलग बिंदु था, लेकिन उनको उसने जोड़ दिया। उसने सोचा कि इसका खाली पेट है भारत का और भारतवासियों का, तो हम जो भी कहेंगे वाजबी या बेवाजबी शर्त लगाएंगे ये मान जाएंगे। तो जो मेरा कहने का तात्पर्य है, जो फूड है, फूड सिक्योरिटी सिर्फ फूड सिक्योरिटी नहीं है, इसके और भी आयाम हैं जो हमारे बाकी विदेश नीति, हमारी संप्रभुता उसको जरूर इन्फ्लुएंस करता है। तो ये भी हमें अपने बैक ऑफ माइंड में जरूर बात रखनी है। तो हम किसानों को 100% और नमन करते हैं कि उन्होंने न सिर्फ हमारा जो देश था इंपोर्ट पे डिपेंडेंट था, फिर सेल्फ सफिशिएंट हुआ, अब हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में, और बहुत सारा एक्सपोर्ट करते भी हैं, और चावल का और भी बहुत सारी चीजों का। तो ये हमारा किसानों का, और फिर हमारी अर्थव्यवस्था किसी ने बचाई है। अगर एक सेक्टर का नाम लेंगे तो वो कृषि क्षेत्र है, अभी भी, पिछले साल भी। तो ये किसानों ने बड़ा, और फिर उसका उन्होंने नमन भी किया हमारे प्रधानमंत्री ने, जो भी बन पड़ा। और इस बार जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो पिछले पूरे 70 साल में टॉप, मतलब ऑल टाइम रिकॉर्ड है, 303 मिलियन टन फूड ग्रेन। और वो भी ऐसे समय में, पेंडेमिक के, और फ्रूट्स और वेजिटेबल, हाँ, और फ्रूट्स और वेजिटेबल का प्रोडक्शन वो फूड ग्रेन से भी ज्यादा, वो कभी नहीं हुआ है। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल से ज्यादा कम होता था, लेकिन इस बार फ्रूट्स और वेजिटेबल का ज्यादा हुआ है, 320 मिलियन टन। और हमारे खाद्यान्न का प्रोडक्शन हुआ 303 मिलियन टन, जो कि एक विशाल नंबर है, संख्या है। और तो हमारे जो गोडाउन है फूड के, खाद्यान्न के, वो पूरे भरपूर हैं और बड़े सुखद है। तो इसलिए हमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ मजबूत है और वो किसानों ने किए हैं। बिल्कुल, और ये शुभ संकेत हैं, और आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े आपने गिनाए वो पेश कर रही हैं। प्रदीप सर, कोरोना काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन योजना भी चला रहा है, जिसका प्रधानमंत्री ने आज जिक्र भी किया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए पिछले साल 8 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया। इस बार मई और जून में देश के 80 करोड़ से ज्यादा साथियों को राशन मिला है। इसका पूरा प्रबंधन किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, हमने देखा कि पिछले दिनों में ऑक्सीजन की किल्लत की जिस तरीके से खबरें आई, एक पैनिक सिचुएशन हुई, लेकिन देश में 7,000 जो टन है ऑक्सीजन का उत्पादन मांग से ज्यादा हो रहा था। सप्लाई चेन में अगर कहीं कुछ लूप होल था, उसे दुरुस्त किया गया और आज राज्यों के पास सही तरीके से ऑक्सीजन पहुंच रही है, और इसमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहूंगी आप इस पर भी अपना दृष्टि डालें। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि ये महामारी जो है वो हमारी परीक्षा ले रही है। तो परीक्षा किस चीज़ की ले रही है? परीक्षा हमारे रिजॉल्व की ले रही है, हमारी जो इच्छा शक्ति है उसकी, हमारी जो इनोवेशन की क्षमता है उसकी परीक्षा ले रही है, हमारी जो निर्माण की क्षमता है उसकी परीक्षा ले रही है। और आप देखिए, एक एक करके हर परीक्षा में हम पास होते जा रहे हैं, उत्तीर्ण होते जा रहे हैं। जिस तरह से हमने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया पहले वेव के दौरान, पीपीई किट हम जो है इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। वेंटिलेटर इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। आज ऑक्सीजन की भी यही स्थिति है। हालांकि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मांग आई, इसलिए एक क्राइसिस का समय जरूर था, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति जो है सामान्य होती जा रही है। दूसरी बात यह है कि जो आपने ऑक्सीजन एक्सप्रेस की बात की, देखिए उसमें बहुत सारी सोच लगी है, बहुत प्रयास लगा है। ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही है, पहले जब टैंकर लादे गए तो ये पता चला कि कई ऐसे पुल हैं, रेलवे पुल, जहां टकरा जाएगी, ये टैंकर टकरा जाएंगे। तो फिर आर्मी वालों से बात की गई, वो अपने टैंक और अपनी बड़ी गाड़ियां कैसे ले जाते हैं, उस जो प्लेटफॉर्म था उसका इस्तेमाल किया गया। फिर ये जो क्रायोजेनिक कंटेनर हैं, ये लेफ्ट हैंड ड्राइव होते हैं, तो पता किया गया आर्मी में बहुत सी गाड़ियां हैं जो लेफ्ट हैंड ड्राइव हैं, तो उनके जो रिटायर्ड जो ड्राइवर थे और दूसरे ड्राइवर, उनको मंगाया गया।
तो इसके पीछे इतनी बड़ी प्लानिंग है जिसका सरकार कोई ढिंढोरा नहीं पीट रही है। लेकिन ये स्थिति अगर सुधर रही है तो ये जो चुनौती के सामने जो इस चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश हो रही है, वो इस देश की जो क्षमता है उसका इम्तिहान है। और आप देखिए कि हम वैक्सीन के मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं। इस समय अकेला देश है जहां 2 वैक्सीन है और कोई ऐसा देश नहीं है। हम जिस तेजी से वैक्सीनेशन कर रहे हैं, आपने गरीब कल्याण अन्न योजना की बात की, प्रधानमंत्री की, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पूरे यूरोप की आबादी मिलाकर भी इतनी नहीं है। तो इतने लोगों के लिए ये इंतजाम करना और बिल्कुल फ्लॉलेस, उसमें कहीं भ्रष्टाचार, कोई कहीं लूटपाट, चोरी चकारी, इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। जो उसके लिए एंटाइटल्ड है उसके पास पहुंच रहा है। और इसी तरह से आज उन्होंने जो किसान सम्मान निधि की बात की, इस संकट के अवसर में अगर लोगों को कुछ अतिरिक्त मिल रहा है तो निश्चित रूप से उनके लिए फायदेमंद होगा। और अन्नदाता को मिल रहा है जो इस संकट के समय में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, वो कम होने की बजाय प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, मतलब उसकी मेहनत बढ़ रही है, मतलब उसका परिश्रम बढ़ रहा है, तो उसका योगदान देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है। तो ये जो चुनौतियां हैं, इससे जो निकल कर लोग आ रहे हैं और जिस तरह की देश में परफॉर्मेंस हो रही है, वही इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है और भारत हिम्मत हारेगा नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और कहीं ना कहीं इन चुनौतियों से निकलकर हम देश, जनता और सशक्त होकर उभर रहे हैं। प्रोफेसर अशोक, हमने तमाम सरकार के कदमों की बात की, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की बात की, चुनौतियों को अवसरों में बदलने की बात की, लेकिन मैं चाहूंगी इससे थोड़ा इतर आप इस पर भी प्रकाश डालें कि चूंकि पहली लहर जा चुकी है, दूसरी लहर चल रही है, तीसरी लहर आने की आशंका है। हालांकि हमारी तैयारियां जो हैं वो साथ में चल रही हैं। अब तो 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। हर तरफ से सरकार जो है वो तैयार है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी वो कौन सी चुनौतियां हैं, वो कौन से हेड्स हैं जिन पे लगता है आपको अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है? उन चुनौतियों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये हमें नोट करना होगा, जो पहली लहर आई थी वो ज्यादातर शहरों और बड़े बड़े शहरों को और छोटे शहरों उसको ज्यादा उसने प्रभावित किया। उसके संक्रमण से शहरी निवासी ज्यादा प्रभावित हुए, ग्रस्त हुए। अब क्या है, इस लहर का जो भी रीजन है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गया, यानी कि और डीप हिंटरलैंड में पहुंच रहा है। अब ग्रामीण जो है वो फॉर्मली शिक्षित नहीं है, औपचारिक रूप से शिक्षित हो सकता नहीं है, लेकिन वो समझदार जरूर है। लेकिन सबसे पहले हमें ये कदम उठाना है वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे एनजीओ हैं और जो हमारे नेतागण हैं, चाहे पंचायत के हैं चाहे एमएलए हैं, उनके जो प्रतिनिधि है, वो गांव वालों को समझाएं कि भाई आपको भी ये टीकाकरण करना है। क्योंकि मेरा जो अनुभव है और जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो उससे डर रहे हैं। गांव वाले बहुत कम लगा रहे हैं। अगर आप उसका अनुपात देखेंगे तो गांव वाले बहुत डर रहे हैं टीकाकरण से। तो उनको समझाना होगा ये उनके हित का है, क्योंकि वहां भी अब वो उन्होंने अब मतलब जो ये कोविड है उनका वहां भी प्रकोप शुरू हो गया है गांव में। लेकिन गांववासी अभी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। दूसरा, जो गांव में छोटे छोटे क्लिनिक है, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, प्राथमिक उपचार केंद्र, वो इतने सक्षम नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो जो बहुत कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं उनको वहां जाके, क्योंकि वो बहुत शहरों में बसते हैं, उनके पास सामर्थ्य है, फाइनेंशियल भी और मैन पावर दोनों, उनको हमें आपके माध्यम से मैं दरखास्त करता हूं कि वो गांवों में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनको, एक जैसे बच्चा गोद में लेते हैं तो एक एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर को विकसित करें, क्योंकि इस समय सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है उनको उनमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल इक्विपमेंट प्रदान करें, ताकि हमारा करीब 69% हमारे देशवासी गांवों में बसते हैं। तो एक सबसे ज्यादा वो हमें वहां पे ध्यान देना है। वो मुझे नहीं लगता है कि अभी आज की तारीख तक वहां पे इतना हमने ध्यान। आप कह रहे हैं क्योंकि दूसरी लहर में हम देख रहे हैं कि शहरों के बनस्पत जो है वो ग्रामीण जो है वो ज्यादा
क्षेत्र जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। अब इस पे काम करने की जरूरत है कि इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, कैसे इम्प्रूव किया जाए। अमृता जी, मैं आपके माध्यम से मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांवों के लोग ज्यादा हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं गांवों के लोग पिछली लहर के तुलना में, मैं गांव और शहर का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। हो सकता है गांव में अभी भी थोड़ा कम हो शहरों के अनुपात में, लेकिन गांव में जो हमारे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड और एक CSR फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसका जो पैसा 2% या 4% वो करते हैं, वो गांवों की मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे उनको व्यय करना चाहिए। किसान सरकार को ये कहना चाहिए, जो हमारे बहुत बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस है उनसे दरखास्त करें कि आप जो CSR के फंड है वहां लगाएं पूरी तरह से नेक्स्ट 2-3 साल। अब ये दूसरी लहर पे भी हमारा काम समाप्त नहीं होगा, तीसरी की भी पूरी आशंका है। तो हमें आगे की तैयारी करके रखनी होगी प्रोफेसर अशोक, चूंकि और ये बहुत अच्छे पॉइंट आपने दिए, चूंकि हमें अपनी तैयारी जो है वो पूरी तरह से करके रखनी होगी और सरकार उस दिशा में काम कर भी रही है। और ऐसे में जरूरी ये भी है कि जो देश की जनता है, जो लोग हैं, यानी कि हम और आप, हमें भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से समझनी होगी, क्योंकि दरअसल ये जो महामारी है, ये जो लड़ाई है, वो किसी एक की नहीं है, सरकार की नहीं है, हम सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। और प्रधानमंत्री के इसी संदेश के साथ कि ना भारत हिम्मत हारेगा, ना कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। देश देशांतर के इस अंक में इतना ही। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।